हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-31 नील ने बचाया स्वरा को एक्सत्या मुसीबत में। अब तक हमने देखा कि रिया और प्रिया दोनों ही हंसते हुए अपने केबिन से बाहर निकल रही थी और इधर स्वरा बस स्टैंड की तरफ पैदल ही चली जा रही थी। अब आगे और सोच रही थी क्या मिस सिंघानिया उसकी हेल्प करेगी। ये सब में वो ये नोटिस की नहीं कर पाई कि एक वेन उसका हॉस्पिटल से ही पीछा कर रही है। स्वरा बस स्टैंड से कुछ दूर पहुंची ही थी कि उसके आगे एक वेन आकर रुकती है और ड्राइवर सीट विंडो का नीचे कर एक लड़का स्वरा को एक पर्ची दिखाकर पूछता है, मिस क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं। स्वरा तो एक बार को डर गई थी। अचानक से वो वेन आकर उसके आगे खड़ी हो गई थी, पर जब एड्रेस पूछा तब जाकर उसे राहत की सांस आई। वो ड्राइवर के विंडो के पास गई और जैसे ही उसके हाथ से एड्रेस वाला पेपर ली, तभी बैक साइड का गेट ओपन होता है और उसमें से दो गुंडे बाहर निकलते हैं और स्वरा का हाथ पकड़ लेते हैं। वे लोग देखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। लंबी लंबी दाढ़ी, पूरे फेस पर कट के निशान, मतलब कोई बच्चा देखे तो डरकर भाग ही जाए। स्वरा की नजर जब उन पर जाती है तो उसके मुंह से भी एक चीख निकल जाती है और अपने आंखें बंद कर कहती है, कौन हो आप लोग, छोड़ो मुझे। कितने डरावने हो, मास्क पहनकर बाहर निकला करो ना। और वो उनसे छूटने की कोशिश करती है पर वो कहाँ हटे कटे और ये कहाँ पतली दुबली सी लटकी। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, भाई हम मास्क पहन लेंगे तो क्या लोग हमसे डरेंगे। इटा बोल दोनों हंसने लगते हैं और स्वरा को जबरदस्ती वेन के अंदर खींचने लगते हैं। स्वरा आओ ना ताओ देखती है और एक के हाथ में अपने दांत गाड़ा देती है और दूसरे के हाथ में अपने नाखूनों से डिजाइन कोल्ड स्वेट स्माइल। जैसे ही दोनों की पकड़ थोड़ी लूज होती है स्वरा वहां से भागने लगती है, पर कुछ ही कदम पर वो वापस उनसे घिर जाती है और वे लोग उसके हाथ को पकड़ खींचने लगते हैं। स्वरा जहां खड़ी थी वहां एक पेड़ था। स्वरा उससे चिपक जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लस कोई है, हेल्प करो, ये लोग गुंडे हैं, मुझे प्लस बचाओ इनसे। तभी गाड़ी में से एक आदमी और निकलता है और अपने हाथ में हेन के लिए स्वरा की तरफ बढ़ जाता है। रास्ता सुनसान था, वहां से सिर्फ गाड़ियां ही पार होती थी, वो भी बिना रुके। वो गुंडा जैसे ही हेन की स्वरा के मुंह पर रखने वाला होता ही है कि पीछे से एक हाथ आकर उसे रोक देता है। स्वरा अपने आंखें बंद किए हुए रहती है। उसकी आंख तब खुलती है जब उसके कानों में कुछ आवाजें जाती है, कौन हो तुम, देखो हमें हमारा काम करने दो, चले जाओ यहां से वरना फालतू के पिट जाओगे, इतनी अच्छी शकल है बिगड़ जाएगी। स्वरा जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे एक लड़के की पीठ नजर आती है जो एक गुंडे के हाथ को पकड़े बोल रहा होता है, तुम लोग मेरा नहीं अपने अपने चेहरे की फिक्र करो, जो थोड़ा बहुत बचा है ना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ना रहे। उसके इटा बोलते ही दूसरा आदमी जो स्वरा का एक हाथ पकड़े हुए था उस लड़के पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर वो लड़का साइड हट जाता है और उसका पंच सामने वाले गुंडे को लग जाती है। स्वरा जब सामने नील को देखती है तो वापस अपने आंखें बंद कर फिर खोलती है और बोलती है, ये तो सच में है। नील स्वरा की तरफ देखते हुए सारे गुंडों को मारता है। तभी एक गुंडा दर्द में कराहते हुए कहता है, तुम कौन हो भाई, क्या तुम भी इस लड़की के आशिक हो। नील उसे एक पंच और देता है और कहता है, तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो। जमीन पर पड़ा हुआ एक गुंडा कहता है, देखो भाई हमें छोड़ दो, जाने दो, हमारा इससे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे तो इसे किडनैप कर उनके पास ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। नील उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके फेस को कसकर पकड़ ऊपर की ओर करते ही पूछता है, किसने दिया था तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट। स्वरा भी नील के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो गुंडा कहता है, भाई वो पृथ्वी मल्होत्रा ने दिया था। स्वरा ये नाम सुन घबरा सी जाती है और एक कदम पीछे हट जाती है। नील बोलता, कौन है ये। तभी एक गुंडा स्वरा के पैरों के पास चला जाता है और कहता, मैम प्लस सर को बोलो हमें जाने दे। तभी नील स्वरा के पास गुस्से से आता है और उसके पैरों में पड़े गुंडे को कॉलर पकड़ उठाते हुए बोलता है, मुझसे बात करना। उससे क्या बोल रहा, उसे छूने की हिम्मत कैसे किया तूने, इटा बोल। वो उसके हाथों को पकड़ मोड़ देता है। वो गुंडा चिल्लाने लगता है,
स्वरा नील के पास जाती है और कहती है सरप्लस छोड़ दीजिए इन्हें, इनकी कोई गलती नहीं, ये काम ही ऐसा करते हैं। कभी कोई इनके घर के किसी को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तब शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। दूसरा गुंडा कहता है दीदी प्लस हम ये सब छोड़ देंगे, आज से हम सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे। नील उस गुंडे का हाथ तोड़ देता है और पीछे मुड़कर जब स्वरा को देखने को होता है तो स्वरा वहां नहीं रहती, वो वहां से जाने लगती है। नील उसका नम लेकर कहता है ओलो मिस स्वरा कहाँ जा रही है। स्वरा पीछे मुड़कर कहती है थैंक यू सर, पर मुझे अभी जाना है, मैं नहीं रुक सकती। नील स्वरा के पीछे दौड़कर जाता है। वही पास में खड़े सूरज तो जैसे किसी सदमे में था, वो तो बस नील को तो कभी स्वरा को ही देख रहा था और समझने की कोशिश करता है कि यह हो क्या रहा है। कौन है ये लड़की जिसके लिए बॉस ने इन गुंडों को पीटा, और फिर भी वो लड़की सर से दूर भागे जा रही और बॉस उसके पीछे भाग रहे। कहीं भी इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं जो नाराज हो बॉस से। पर मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं, लगता है ऊपरवाला मेरा बदला लेने के लिए मेम को भेज दिया है। इटा बोल वो भी जैसे ही नील के पीछे जाने को होता ही है कि तभी वो देखता है कि नील स्वरा को जबरदस्ती कंधे पर उठाया आ रहा है। सूरज अपने मन में ही बोलता है ले ये क्या, अभी अभी बॉस ने उसे किडनैप होने से बचाया और फिर खुद ही किडनैप कर लिया। नील स्वरा को बैकसीट पर बैठा देता है और सूरज के तरफ देखकर बोलता है तुम्हें पैदल आना है। सूरज जो मूर्ति की तरह मुंह खोले खड़ा था कहता है नहीं नहीं बॉस, और वो जल्दी से ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ जाता है। स्वरा कहती सर प्लस मुझे जाने दीजिए, आप समझे ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नील स्वरा की इस बात से इरिटेट हो जाता है और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे अपने करीब खींच लेता है और अपने होठ स्वरा के होठों पर रख उसे किस करने लगता है। स्वरा की आंखें फैल जाती है, वो नील से दूर होने की कोशिश करती है पर नील उसे कमर से पकड़ अपने लैप में बैठा लेता है, किस बिना ब्रेक किए, और उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। दोनों के बीच हवा जने की जगह भी नहीं बचती। स्वरा उसे मारने लगती है, उसके कंधे तो कभी उसके सीने पर, लेकिन नील इससे और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है और अब उसकी पकड़ स्वरा के कमर पर कस जाती है और एक हाथ से वो स्वरा के बालों को पकड़ लेता है ताकि स्वरा हिले नहीं। आगे बैठे सूरज को जब ये एहसास होता है तो वो जल्दी से पीछे के पर्दे लगा देता है और अपने मन में ही कहता है न जाने इन्हें क्या हो गया है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। स्वरा अब खुद को छुड़ाते छुड़ाते थक गई थी। एक्सट्या को तो जैसे ये सब का होश ही नहीं था, वो तो बस उसके होठों को सक किए जा रहा था जैसे कितने दिनों से प्यासा हो। स्वरा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। करीब 15 मिनट बाद नील को जब स्वरा के आंसुओं का एहसास होता है वो उसे छोड़ देता है। स्वरा उसे मारने लगती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। नील उसे गले से लगा लेता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में जब उसकी सांसें शांत होती हैं तो वो नील के गोद से उठने लगती है पर नील उसके कमर को पकड़े रहता है, छोड़ता ही नहीं। स्वरा उसे घूर कर देखती है तो नील बोलता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारे पापा का ऑपरेशन था न हो गया। स्वरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख नील उसके आंखों आंसुओं को पोंछते हुए कहता है रो क्यों रही हो लोल, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम बताओ तो पहले क्या हुआ है। स्वरा उसे कहती है नहीं मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैं सिंघानिया कंपनी जा रही। नील को सब बताने लगती है। इधर प्रिया और रिया जब ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है एक्सट्या के बाहों में एक लड़की गिरी हुई थी, जिसे देख दोनों के ही आंखें सर्द हो जाती है। एक्सट्या की नजर जब दोनों डेविल डिस्टस पर जाती है वो जल्दी से उस लड़की से दूर होता है और बोलता है मिस आप देख कर चलिए। गिर जाती अभी लड़की की नजर अभी तक प्रिया और रिया पर नहीं गई थी। वो एक्सट्या के और करीब आकर कहती है थैंक यू मिस्टर, आप बहुत अच्छे हो, मुझे एयर ही कोई संभालने वाला चाहिए। उसकी नजर एक्सट्या के नेक पर टिक जाती है, जिसका बटन उसके पकड़ने से टूट गया था। वो एक्सट्या के और करीब जाती है और बोलती है क्या मैं आपके शर्ट में बटन लगा दूं। बेचारे एक्सट्या की तो हवाइयां उड़ी हुई थी, जिस तरह से दोनों उसे घूर रही थी। तभी वहां रिया और प्रिया आ जाती है और बोलती है ऑफिस के टाइम पे यहाँ क्या चल रहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो लड़की कुछ कहती उससे पहले एक्सट्या बोलता है नहीं मिस सिंघानिया ऐसा कुछ नहीं है। रिया बोलती है क्या नहीं, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। वो लड़की
बोलती है मिस सिंघनिया वो उनकी गलती नहीं है। तो प्रिया कहती है वो तो तुम्हारी गलती है और यह गलती की कोई जगह नहीं, और जिससे तुम चिपक रही हो न वो मेरा एक ड्राइवर है। लड़की अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी रिया कहती है मेरे वापस आने तक तुम्हारा रेसिग्नेशन मेरे टेबल पर होना चाहिए। प्रिया कहती है और हाँ इसे भी अपने साथ ले जाओ। 2-4 बटन और तोड़ दो और घर जाकर बटन लगना और तोड़ना करते रहना। एक्सत्या कहता है नहीं मिस सिंघनिया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं जाना इसके साथ। पर रिया और प्रिया पर उसके बातों का कोई असर नहीं होता और वे इटा बोल वो वहां से चली जाती है। एक्सत्या उनके पीछे पीछे जाता है और ड्राइवर साइड का गेट ओपन करता है, पर उससे पहले रिया उसे साइड कर वहां बैठ जाती है और बोलती है जाओ एंजॉय करो, बटन लगवा लो। एक्सत्या बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। रिया और प्रिया के बॉडीगार्ड्स एक्सत्या पर टोंट मारते हैं, कहते हैं और बनो हीरो, और इटा बोल हंसते हुए सभी चले जाते हैं और लड़की वही शौक में खड़ी रह जाती है कि ये क्या हो गया उसके साथ। उसने अभी अभी अपनी जॉब खो दी, अब क्या होगा बेचारे एक्सत्या के साथ। एक्सत्या उस लड़की को घूर कर देखता है जो वहां भूत की तरह खड़ी थी और फिर वहां से चला जाता है। इधर नील की गाड़ी में नील स्वरा को अपने गले से लगाए हुए था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। नील सूरज को बोलता है तुम हमारे कुछ डॉक्टर और एम्बुलेंस को सिटी हॉस्पिटल भेज दो और जितना जल्दी हो सके महेश राय को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर उनके ऑपरेशन की तैयारियां करवाओ। सूरज कहता है जी बॉस मैं अभी सब अरेंज करवा देता हूँ, मिस स्वरा आप चिंता ना करें। नील सूरज को देखता है तो सूरज अपनी नजरें घूम लेता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेचारा नील स्वरा की तरफ देखकर बोलता है और ये पृथ्वी मल्होत्रा कौन है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। स्वरा कहती है सर वो एक अच्छा इंसान नहीं है, मुझे नहीं बात करनी उस बारे में, प्लस मुझे जाने दीजिए, पापा के पास जाना बहुत जरूरी है। नील की पकड़ स्वरा पर कस जाती है और वो उसके चेहरे को पकड़ अपने करीब करता है और धीरे मगर गुस्से में बोलता है मुझे जानना है। स्वरा को दर्द होने लगता है, वो अपने हाथ नील के हाथ पर रख कहती है ओह दुख रहा, और उसके हाथ से अपना फेस छुड़ाने की कोशिश करती है, पर ऐसा करने से नील का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है लास्ट टाइम पूछ रहा, प्यार से बता दो वरना गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा। स्वरा अपने आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और नील को देखने लगती है जैसे कि पूछ रही हो कि इसे प्यार से पूछना कहते हैं क्या। स्वरा हाँ में इशारा करती है और उसके आंखों से आंसू की कुछ बंद नील के हाथों पर गिर जाती है। नील उसके फेस को छोड़ देता है और स्वरा के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है बताओ मुझे। स्वरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलना स्टार्ट कर देती है। स्वरा कहती है वो पृथ्वी मल्होत्रा रॉयल रेस्टोरेंट के मैनेजर है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मेरी दोस्त ने मुझे वहां एज अ वेटर जॉब दिलवा दिया। फ्लैशबैक, स्वरा रॉयल रेस्टोरेंट ले अंदर टेबल साफ कर रही थी। करीब 6 बज चुके थे, उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। तभी एक लड़की जो कि स्वरा के जैसे ही व्हाइट शर्ट और रेड शॉर्ट स्कर्ट पहने आती है। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो स्वरा का हाथ पकड़ती है और कहती है चल आज सबको पेमेंट मिल रही, जा जल्दी से तू भी ले ले, फिर साथ में घर चलेंगे। स्वरा कहती है सच में तूने ले लिया क्या। वो लड़की कहती है हाँ जा तू भी ले ले। स्वरा कहती है ठीक है पर तू मेरा वेट करना। इटा बोल वो मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ जाती है और वहां जाकर गेट नॉक करती है। अंदर से आवाज आता है कमिंग। स्वरा अंदर जाती है और अपने हाथ फोल्ड कर बोलती है सर आज आप पेमेंट कर रहे। पृथ्वी मल्होत्रा जो करीब 40 साल के आसपास के था, वो स्वरा को ऊपर से नीचे तक घूरता है और कहता है हाँ तुम्हारा नाम स्वरा है ना। स्वरा हाँ में अपना सर हिलाती है, तुम्हें नीलिमा लेकर आई थी। स्वरा कहती है जी सर। पृथ्वी मल्होत्रा अफसोस करते हुए बोलता है वो क्या तुम ऊपर मेरे कमरे तक चल सकती हो। स्वरा कहती है क्यों सर। पृथ्वी मल्होत्रा कहता है वो क्या है ना मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, तो यहाँ पर पैसे नहीं है, तुम चलो मैं वही तुम्हें दे देता। स्वरा कुछ सोचती है और फिर कहती है कोई बात नहीं सर मुझे लेट हो रहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कल ले लूंगी। पृथ्वी मल्होत्रा कहता है कल तो मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, चलो मैं तुरंत दे देता हूँ। स्वरा कहती है
ठीक है सर, और वो उसके पीछे चल देती है। कमरे के बाहर स्वरा खड़ी हो जाती है। पृथ्वी मल्होत्रा उसे गेट पर ही रुकते देख स्माइल करता है और बोलता है, मिस स्वरा अंदर आया। स्वरा कहती, नहीं मैं यही ठीक हूँ सर। पर पृथ्वी मल्होत्रा स्वरा के हाथ को पकड़ अंदर कमरे में खींच लेता है और उसे सोफे पर बैठा देता है। इतना जल्दी होता है कि स्वरा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। पृथ्वी मल्होत्रा उसे सोफे पर बैठा जल्दी से गेट बंद कर देता है। स्वरा जब गेट बंद होते देखती है तो कहती है, सर आप ये क्या कर रहे? गेट क्यों बंद किया आपने? इटा बोल वो खड़ी हो जाती है और गेट की तरफ बढ़ जाती है। पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरा जैसे ही गेट के पास पहुंचती है, पृथ्वी उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं पैसे दे रहा हूं ना, डबल दूंगा, बस थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। स्वरा उसे धक्का देती है पर उससे उस पे कोई असर नहीं होता। वो स्वरा को बेड पर धक्का दे देता है और बिना किसी देरी किए वो भी स्वरा पर झुक जाता है। स्वरा छूटने की कोशिश करती है पर पृथ्वी अपना पूरा भार स्वरा पर दे देता है, जिससे स्वरा हिल भी नहीं पाती। स्वरा कहती, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप ये सही नहीं कर रहे। पृथ्वी अपना हाथ स्वरा के बालों में चलाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल सही कर रहा। बेबी, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी बस, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्वरा कहती है, सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लस सर मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, चटपटाती है, अपने फेस को इधर से उधर करती है, पर पृथ्वी पर कुछ असर नहीं होता। वो स्वरा के बालों को स्मेल करते हुए अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ने लगता है। वो जैसे ही स्वरा के होठों को छूने की कोशिश करता है, तभी स्वरा अपनी आंखें बंद कर पूरी ताकत से अपना हाथ जो पृथ्वी से दबा हुआ था वो निकालती है और पृथ्वी के बाल पूरी ताकत से खींचती है, जिससे लगभग कुछ बाल स्वरा के हाथों में आ जाते हैं। पृथ्वी को दर्द होता है और उसकी पकड़ स्वरा पर ढीली हो जाती। वो पृथ्वी को धक्का देती है और बेड से उठ जाने को होती ही है कि पृथ्वी वापस उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में स्वरा के बालों को अपने मुट्ठियों में पकड़ उसके फेस को अपने करीब करता है और बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को न प्यार से समझ नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही सबको नौकरी मिल जाती है? मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए के लिए दी थी और तुम मेरे मंसूबों पर पानी डाल रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हें आज मेरा होना होगा, अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से। इटा बोल वो उसके होठों पर अपना होठ रखने ही वाला होता है कि स्वरा साइड के टेबल पर रखे बांस को उठाकर पृथ्वी के सर पर दे मारती है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। वो अपना सर एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, आज बच जाओगी पर कल। स्वरा उससे अपने हाथ छुड़ाता है, जिससे उसके बाजू पे शर्ट फट जाता है, पर वो रुकती नहीं और वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। स्वरा जैसे जैसे बता रही थी, नील की आंखें गहरी होती जा रही थी, उसकी मुठियां कस गई थी, आंखें लाल हो गई थी। स्वरा अब जोर जोर से रोने लगती है। नील उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, कुछ न हुआ, सब ठीक है। वो उसे शांत करता है और फिर नील स्वरा के फेस को अपने हाथों से पकड़ उससे पूछता है, तुमने लंच किया? स्वरा हमें अपना सर हिलने वाली थी पर गलती से वो ना में सर हिल देती है। जब उसे एहसास होता है तो वो जल्दी से अपनी गलती को सुधारते हुए जल्दी से कहती है, हाँ सर मैंने लंच कर लिया, अब मुझे पापा के पास जाना है। आपने मेरी बहुत हेल्प किया है, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। नील उसके चेहरे को देख समझ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है। इटा कह वो नील से दूर जाने लगती है, पर नील उसे वापस से अपने करीब कर कहता है, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। स्वरा नील को देखती है जैसे वो पूछना चाह रही हो कि वो उससे क्या चाहता है। नील स्वरा को अपने गोद से उतारते हुए बोलता है, फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। स्वरा कहती है, पर सर मैं कैसे? मुझे नहीं आता कुछ भी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नील कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ चलना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। सूरज कहता है, बॉस होटल आ गया। नील हाँ में अपना सर हिल देता है। स्वरा सोचती है, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की तो मुझे भी इनकी बात मान लेनी चाहिए। कौन सा गलत काम करने बोल रहे, और वो हाँ कर देती है।
नील बोलता, गुड़गल, अब चलो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछो और बाहर आओ। इटा बोल नील गाड़ी से बाहर आ जाता है। सूरज भी नील को देख बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में स्वरा भी अपने फेस और कपड़े को सही कर बाहर आ जाती है। नील एक नजर स्वरा को देखता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। तीनों ही होटल के अंदर जाते हैं। स्वरा कभी इतने बड़े होटल में नहीं आई थी। होटल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ताज होटल। मैनेजर जब नील को देखता है तो वो उसे ग्रीट करता है और कहता है, मिस्टर राजवंश आया, आपका स्वागत है। और उन सबको एक कमरे में लेकर जाता है जो किसी हॉल जितना बड़ा होता है। इधर रिया अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रही थी और गुस्से में उसकी आंखें गहरी हो गई थी। प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है तो रिया कहती है, दी आपने उसे जने क्यों दिया? वो हमें चीट करने की कोशिश कर रहा और हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? नहीं दी, मैं उसे जान से मार दूंगी। प्रिया बोलती है, रिलैक्स प्रिंसेस, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें चीट करेगा और मैं उसे जाने दूंगी? अगर वो चीट कर रहा होता तो मैं उसका काम वही खत्म कर देती। रिया प्रिया के तरफ देखती है तो प्रिया उसे अपने आंखों से हाँ में इशारा करती है और बोलती है, गलती तो उस लड़की की थी। अगस्त्या तो उसे गिरने से बचा रहा था, पर अगस्त्या को पनिशमेंट जरूर मिलेगी ताकि वो आगे से ध्यान दे कि वो अनजाने में भी कभी किसी लड़की के आसपास न जाए। क्या पनिशमेंट देंगी अगस्त्या को? क्या नील स्वरा के साथ जबरदस्ती करने वाले को सजा देगा? दोनों बातें करते करते ताज होटल आ जाती है। उनके पीछे उनके गार्ड्स भी आते हैं। रिया और प्रिया दोनों गार्ड्स को इशारा करते हैं बाहर ही रुकने का और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, मिस सिंघानिया, स्वागत है आपका। तभी वहां का मैनेजर भी वहां आ जाता है और बोलता, आज तो हमारे इस होटल के भाग खुल गए जो आज दो बड़ी हस्तियां यहाँ आए हैं। आई मिस सिंघानिया, नील राजवंश आपका ही इंतजार कर रहे। दोनों हमें अपना सर हिलाती है और मैनेजर के पीछे पीछे चली जाती है। मैनेजर रिया और प्रिया को रूम ले जाता है। रिया और प्रिया जैसे ही इंटर करती है, नील अपने चेयर से खड़ा हो जाता है जिसे देख स्वरा भी खड़ी हो जाती है। बेचारा सूरज, वो तो पहले से ही खड़ा था। नील आगे जाकर रिया और प्रिया को ग्रीट करता है और उनके बैठने के लिए चेयर खसकाने लगता है। तभी रिया बोलती है, ये हम खुद कर लेंगे, आप अपने सीट पर जाकर बैठे। नील अपने चेयर के पास जाता है और उन दोनों के बैठने के बाद वो भी बैठ जाता है। उसे देख स्वरा भी बैठ जाती है और वो नील को घूरने लगती है। नील रिया और प्रिया की तरफ देखकर कहता है, मिस सिंघानिया, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है स्वरा। स्वरा जल्दी से नमस्ते करती है और बोलती है, मिस सिंघानिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा सपना था कि मैं एक दिन आपसे मिलूं, आपके साथ काम करने का मौका मिले। आप मेरे आइडल हो। रिया और प्रिया दोनों ही हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, आप तो नंबर 1 कंपनी में कम कर रही, अपना बेस्ट दीजिए बस। नील प्रिया के तरफ देखकर बोलता है, अब आपके हस्बैंड नहीं आए? रिया और प्रिया दोनों ही पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर नील की तरफ घूर कर देखते हैं। नील दोनों को अपने तरफ ऐसे देखते हुए पाकर अपने घुट पीकर बोलता है, वो मिस सिंघानिया, कल रात को मैंने आपके हस्बैंड को देखा था। वो आपको बचा रहे थे और 2 लोगों को पिट रहे थे, पर कहना पड़ेगा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे पिट रहे थे जैसे उन्हें जान से ही मार देंगे। प्रिया बोलती है, आपको किसने कहा कि वो मेरा हस्बैंड है? नील बोलता है, जैसे वो उन लोगों को मार रहे थे उससे पता चल रहा था कि शायद वो आपके हस्बैंड है या फिर आपको बहुत चाहने वाला। प्रिया अपना हाथ देखते हुए नील को रोकती है और बोलती है, नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं, गुलाम है हमारा। उसका फर्ज बनता है हमारा ख्याल रखना। नील की मुठिया कस जाती है पर रिया और प्रिया को नहीं दिखती। पर सूरज देख लेता है और अपने मन में ही बोलता है, प्लस बॉस, आप कुछ गलत कर देना, कंट्रोल करो। नील हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी मिस सिंघानिया। रिया कहती है, आपको किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच समझ और सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। मिस्टर नील राजवंश। नील बोलता है, जी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी वहां वेटर आता है। नील बोलता है, मिस सिंघानिया प्लस ऑर्डर करे। इधर अगस्त्या हॉस्पिटल के एक वार्ड में बैठे एक औरत से बात कर रहा होता है। बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की, तुम्हें हमारे लिए किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अगस्त्या बोलता है, कैसी बातें कर रहे हैं माँ?
मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मैं हमेशा आपका बेटा बनकर रहूंगा। फ्लैशबैक, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, चारों तरफ धुआं धुआं ही था। जगह जगह आग जल रही थी। घायल सैनिकों को बचे हुए सिपाही उठाकर ले जा रहे थे। वही कुछ दूरी पर एक सिपाही अपने गोद में दूसरे घायल सिपाही का सर रखे उसके हाथों को पकड़ बोल रहा होता है, शंभू तूने ये क्या किया? मेरे नाम की गोली तूने अपने ऊपर क्यों लिया? तू अपनी आंखें बंद करना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। शंभू कहता है, मेरे यार मेरा दोस्त, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। तू हमारे टीम का कैप्टन है। एक्सत्या मुझसे वादा कर कि तू मेरे परिवार का ख्याल रखेगा। मैं जानता हूं कि तू कौन है और तू मेरे परिवार को सारी खुशियां दे सकता है जो शायद मैं नहीं दे पाता। इटा बोलते ही उसका हाथ एक्सत्या से छूट जाता है। फ्लैशबैक एंड, एक्सत्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो उन्हें अपने आंखों से बाहर नहीं आने देता। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिस कारण आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती। मुझे खुद से दूर जाने बोल रही है। वो औरत बोलती है, नहीं बेटा, तुमने तो एक बेटे से ज्यादा किया है हमारे लिए। मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि तुम्हें हमारे लिए किसी की गुलामी करनी पड़ रही। एक्सत्या कहता है, माँ वो नौकरी है। उसकी माँ कहती है, मैंने देखा है वे कैसे बात करती है तुमसे और सुना भी है वे तुम्हें अपना गुलाम बता रहे थे। एक्सत्या कहता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको ऐसे ही बोलती है और वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, ना ही मेरी कोई बहन है। पर जब शंभू ने मुझे एक फैमिली दिया है, प्लस माँ मुझे अपने परिवार से दूर करिए। वो औरत उसके सर पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले और अब से मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू ही मेरा बेटा है। एक्सत्या कहता है, माँ आप चिंता करिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और हमारी छोटी भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैंने अभी अभी डॉक्टर से बात की है। मिस सिंघानिया ने बाहर से डॉक्टरों की टीम बुलाई है। वे लोग कल तक आ जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है और ठीक भी किया है। आपने खाना खाया? देखो मैंने क्या लाया है आपके लिए, आपकी पसंदीदा छोले पूरी और गुलाब जामुन। आप जल्दी से खा लो। उसकी माँ कहती है, तूने खाया? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? एक्सत्या कहता है, माँ आप पैसों की चिंता क्यों करती हो, लो खा लो। इटा बोल वो एक निवाला उन्हें खिलाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़े प्यार से एक्सत्या को देखती है और एक निवाला एक्सत्या की ओर भी बढ़ा देती है। एक्सत्या खा लेता है। थोड़ी देर बाद एक्सत्या बोलता है, ठीक है माँ अब मैं चलता हूँ, अपना और छोटी का ध्यान रखना। कल फिर आऊंगा और कोई भी काम हो मुझे कॉल कर लेना। उसकी माँ उसके सर पर हाथ रख कहती है, तू भी अपना ध्यान रखना और समय से खा लेना। एक्सत्या उनके गले लगता है और बेड पर पड़ी लड़की के माथे पर हाथ फेरता है। उसकी माँ कहती है, बेटा ऋचा आई थी तो एक बार उससे बात कर लेना। एक्सत्या हमें अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाते जाते सोचता है, ये रिवा क्यों मिलना चाहती है? मैंने उसे सब क्लियरली बोल दिया था कि अब मेरी लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं किसी और का हो चुका हूँ। अगर मिस सिंघानिया को पता चला कि मैं उससे मिलने गया था तो न जाने क्या करेगी। इस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। दोनों ऐसे ही गुस्सा है हमसे। कितनी सकी है दोनों बहनें, पता नहीं मैं अब कैसे मनाऊंगा। होटल के कमरे में सबने लंच कर लिया था। रिया और प्रिया उठती है। प्रिया बोलती है, वेल थैंक यू मिस्टर राजवंश, लंच के लिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूंगी। नील और बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं। नील बोलता है, ये तो मेरी अच्छी किस्मत जो मुझे आपको लंच पर लाने का मौका मिला। शायद ही किसी को ऐसा मौका मिला होगा। रिया और प्रिया दोनों स्माइल करती है। प्रिया कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस वीक साइट पर काम चालू हो जाए। नील बोलता, जी बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ। गोल इटा बोल रिया और प्रिया वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद नील टेबल को लात मारकर गिरा देता है और गुस्से मुठिया कस लेता है। नील को ऐसा करते देख स्वरा डर जाती है। वही सूरज का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं था। वो पहली बार नील को इतने गुस्से में देखा था। वो बोलता है, बॉस रिलैक्स, बिग बॉस सब संभाल लेंगे। नील कहता है, क्या और कब संभालेंगे भाई, पूरे 1 साल हो चुका है और तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। भाई ने इनकी जान बचाए, एक बार नहीं कई बार।
पर ये मेरे भाई को गुलाम कहती है, जबकि अगर भाई चाहे न तो इनके जैसे 10 कंपनियों को एक झटके में खरीद सकते हैं। अब मैं भाई को और वहां नहीं रहने दूंगा। आज ही दादाजी से बात करता हूँ कि भाई को जितना जल्दी जो सके बुला ले। बेचारी स्वरा को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो वहां से जाए या रुके, क्योंकि नील इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। स्वरा अपनी पूरी हिम्मत कर सूरज के पास जाती है और बोलती है, सर अब मैं जा रही। वहां मेरे पापा को मेरी जरूरत होगी और मेरा भाई स्कूल से घर आ गया होगा। सूरज हमें अपना सर हिलाता है तो स्वरा एक नजर नील को देखती है और वहां से जने लगती है। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई देती है, कहाँ जा रही हो, वापस आओ। स्वरा डर से वही खड़ी रह जाती है। तो नील दोबारा बोलता है, वापस आओ। स्वरा नील की तरफ देखती है, जो उसे गुस्से भरी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। स्वरा धीरे धीरे अपने कदम नील की तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, सर वो मैं। तभी नील उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बिल्कुल अपने करीब कर उसके कमर पे अपना हाथ रख देता है। स्वरा उसका हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है, पर छोड़ने के बजाय नील अपनी पकड़ टाइट कर देता है और स्वरा को घूरने लगता है, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे खा जाएगा। स्वरा बोलती है, सर आपने कहा था कि अगर आपकी असिस्टेंट बनूंगी आज के लिए तो आप मुझे जाने देंगे। मुझे पापा के पास जाना है और मेरा भाई भी स्कूल से आ गया होगा। प्लस नील सूरज की तरफ देखकर बोलता है, सूरज जाओ जाकर देखो इनके पापा के ऑपरेशन की तैयारी हुई है या नहीं। सब अपने निगरानी में करवाना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सूरज बोलता है, जी बॉस। और एटा बोल वो कमरे से बाहर चला जाता है और गेट बंद कर देता है। स्वरा नील की तरफ देखती है, जिसकी नजर इस वक्त स्वरा के होठों पर टिकी थी। स्वरा कुछ कहती इससे पहले नील स्वरा के बालों में अपने हाथ फंसाकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने करीब कर लेता है और अपने होठों से उस पे कब्जा कर लेता है। स्वरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नील को मारने लगती है, पर नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वरा के होठों को किस और सक किए जा रहा था। नील उसके होठों को खोलने की कोशिश करता है, पर स्वरा अपने होठ कसकर बंद किए रहती है। नील उसके होठों को हल्का सा बाइट करता है और अपनी पकड़ उसके कमर पर थोड़ा और टाइट कर देता है, जिससे स्वरा के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर नील अपने टंग तो उसके मुंह में डाल उसे फ्रेंच किस करने लगता है। स्वरा बार बार उसे पुश कर रही थी और अपने हाथों से नील को मार रही थी। नील उसकी ऐसी हरकत से परेशान होकर वो स्वरा को उसके कमर से लिफ्ट कर लेता है और उसे जाकर बेड पर लेटा देता है, बिना किस ब्रेक किए। इस वक्त दोनों बहुत ही करीब थे। स्वरा के पैर नील के कमर से लिपटी हुई थी और नील उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर बेड पे अपने एक हाथ से दबाए हुए था और पैशनेटली उसके होठों को किस और सक किए जा रहा था। उसके एक हाथ स्वरा के गालों से लेकर नेक और कॉलर बोन तक चल रहे थे। स्वरा के आंखों से आंसू बह रहे थे, अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्वरा न चाहते हुए भी नील के होठों को बाइट कर लेती है। नील अपने आंखें खोल स्वरा को देखता है, जिसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो उसके लोअर लिप्स को अपने दांतों से पकड़ खींचता है और उसे छोड़ देता है। स्वरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। नील उसे वैसे ही बेड से उठा लेता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। स्वरा इस वक्त नील के गोद में थी। नील उसे गले लगकर उसके पीठ को सहलाने लगता है। सहलाते हुए उसका हाथ स्वरा के सूट के जीप पर चला जाता है। वो उसके जीप को एक झटके में नीचे कर देता है, जिससे स्वरा की खुली पीठ नील के सामने आ गई थी और उस पे उसके पीठ का तिल। नील ये सब देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने हाथ स्वरा के पीठ पर चलाने लगता है। स्वरा झटके से नील को धक्का देती है और उसके गालों पर एक थप्पड़ मार देती है और जल्दी से उसके गोद से उठ अपना जीप लगाने लगती है। नील का फेस एक तरफ झुक जाता है। उसकी आंखें गुस्से में ज्वालामुखी की तरह रेड हो जाती है। वो स्वरा को घरा कर देखता है। स्वरा का फेस भी बिल्कुल लाल हो चुका था और आंखों से आंसू बह रहे थे। नील गुस्से में स्वरा की तरफ बढ़ता है और उसके बालों को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तुम्हारी जैसी लड़कियां न मेरे करीब आने के लिए मरती है। स्वरा अपने दांतों को पिस लेती है, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वो बोलती है, सर मैं कितनी बार कहूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो मेरी मजबूरी थी, बस इसीलिए मैं मिस सिंघानिया के पास जा रही थी। आखिरकार आप सब एक जैसे ही हैं। नील कहता, शट योर माउथ।
पर स्वरा नहीं रुकती और बोलती है, आप तो बाकियों से भी बुरे हो। आप मेरी हेल्प कर अपने एहसानों के नीचे दबाकर मेरा फायदा उठना चाहते हो। नील अपने दांत पीसते हुए उसके चिन्ह को पकड़ स्वरा को दीवार से लगा देता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। अब एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इटा बोल वो उसे छोड़ देता है और बोलता है, तुम चाहती हो ना कि मैं ये सब ना करूं तो कल से ऑफिस आ जाना। स्वरा कहती, नहीं आऊंगी मैं। नील वापस से स्वरा के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, नहीं आओगी क्यों वापस? वो पृथ्वी मल्होत्रा के पास जाना है। स्वरा कुछ नहीं बोलती, उसके आंखों से बस आंसुओं की धारा बह रही थी। और वो बोलती है, सर प्लस मुझे जाने दीजिए। नील उसे छोड़ देता है और बोलता है, जाओ। स्वरा उसे देखती है तो नील पीछे मुड़ जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। स्वरा अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगती है। तभी उसके कानों में नील की आवाज सुनाई देती है, याद रखना कल अगर ऑफिस नहीं आई तो तुम्हारे बाप का इलाज रोक दिया जाएगा। स्वरा कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। नील अपना हाथ दीवार पर मार देता है। शेखावत कंपनी के 10th फ्लोर पर एक मीटिंग चल रही थी। टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। हेड चेयर के पास एक आदमी जो लगभग 50 साल के आसपास होगा। वो बोल रहा था, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। न जाने कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पिछले बार हमने एक दुश्मनी और मॉल ले लिया है। हमें किसी ने गलत सूचना दिया था कि मिस सिंघानिया ने हमारे माल को पकड़वाया है। उनमें में से एक आदमी जो करीब 30 साल का होगा वो खड़ा होकर बोलता है, मिस्टर शेखावत, क्यों ना हम हमारे सामान तक जाने वाले रास्ते को ही बंद करवा दे। मिस्टर शेखावत कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा। फिर देखता हूँ कौन आता है। और हाँ, पूरे रास्ते पे अपने आदमियों को नजर रखने बोल देना। शाम का वक्त करीब 7 बजे रिया और प्रिया दोनों वापस विला आते हैं और कमरे में फ्रेश होने चली जाती हैं। फ्रेश होने के बाद रिया और प्रिया दोनों नीचे आते हैं और इधर उधर देखते है जैसे उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही हो। रिया एक नौकरानी को बुलाती है और पूछती है, दादाजी कहाँ गए हैं? कुछ बताया है उन्होंने? वो बोलती है, जी मिस सिंघानिया उन्होंने ने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो आज पुराने वाले विला में गए हैं। प्रिया बोलती है, ठीक है, अब तुम जाओ। रिया कहती है, दी दादू उनसे ही मिलने गए हैं ना? प्रिया बोलती है, लीव इट प्रिंसेस। रिया कहती है, दी ये एक्सत्या घर पर नहीं है, कहाँ गया होगा? प्रिया कहती है, डोंट वरी प्रिंसेस, वो आ जाएगा। रिया कहती है, उसके लिए यही अच्छा होगा। इटा बोल दोनों ही कमरे में चले जाते हैं। Chapter 35 The Game Begin जान। अब तक हमने देखा। रिया कहती है, दी ये एक्सत्या घर पर नहीं है, कहाँ गया होगा? प्रिया कहती है, डोंट वरी प्रिंसेस, वो आ जाएगा। रिया कहती है, उसके लिए यही अच्छा होगा। इटा बोल दोनों ही कमरे में चले जाते हैं। अब आगे वे दोनों जैसे ही कमरे में जाते हैं, दरवाजा नॉक होता है। रिया कहती है, दी किसकी हिम्मत हुई हमारे कमरे तक आने की? प्रिया उसे शांत करती है और गेट खोलती है। ने देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रिया को ऐसे खड़ा देख रिया भी गेट के पास आ जाती है तो देखती है एक्सत्या नशे की हालत में गेट पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार वो गिरने लगता। उसे इतना नशा चढ़ गया था कि वो सही से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। प्रिया बोलती है, क्या हालत बना रखा है तुमने, और यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। बटन नहीं लगवाए।
रिया कहती है निकलो यहाँ से वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। एक्सत्या कहता है मिस सिंघानिया आई एम सॉरी, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था और कुछ भी नहीं। इटा बोल वो अंदर आने लगता है। रिया कहती अपने कमरे में जाओ, आज तुम हमारे साथ नहीं सो सकते। एक्सत्या कहता आई नीड यू मिस सिंघानिया, आई कांट स्लीप विदाउट यू, प्लस समझो ना। इटा बोल वो दोनों के कमर को पकड़ अंदर आ जाता है। प्रिया कहती है अपनी ये नौटंकी ना तुम बंद करो समझे, अभी तुम ऐसे कर रहे थे जैसे तुमसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, और अब देखो। एक्सत्या कहता है नहीं मैं तो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा। इटा बोल वो दोनों को लेकर बेड पर गिर जाता है। प्रिया बोलती है तुम्हारी ये नौटंकी कुछ कम नहीं आएगी समझे, ना जाओ यहाँ से। एक्सत्या बोलता है नहीं आज आप लोगों ने प्रॉमिस किया था ना सुबह, आई वॉन्ट यू बोथ। रिया उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है आज जो तुमने किया है उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे करीब आ सकते हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। हटो स्मेल आ रही। इटा बोल दोनों ही एक साथ उसे पुश करती है जिससे आगस्ता बेड से नीचे गिर जाता है और दोनों को घूर कर देखता है और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। रिया नीचे झुकती है और एक्सत्या के फेस को पकड़ बोलती है अगर तुम इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो कल हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पूरे विला से बाहर निकल देंगे। तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तुम हमारे करीब तभी आ सकते जब हमें नीड होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता? जिस दिन मन भर गया न उस दिन तुम्हारे जगह इस कमरे में कोई और होगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। एक्सत्या की मुठिया कस जाती हैं और वो रिया के नेक को पकड़ लेता है और वैसे ही उसे खड़ा कर बेड पर धक्का दे देता है, जिसे देख प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो एक्सत्या खींचकर 2 थप्पड़ मार देती है। सर बोलती है एक्सत्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया को हट करने की। एक्सत्या का फेस झुक जाता है, उसकी नीली आंखें भी लाल हो जाती है और वो घूर कर प्रिया को देखता है। प्रिया एक बार को तो सहम सी जाती है उसकी आंखें देखकर। तभी रिया भी बेड से खड़ी हो जाती है और प्रिया के पास आकर बोलती है दी ये पागल हो गया है, मैं इसे नहीं छूऊंगी। तभी एक्सत्या झटके से दोनों के फेस को पकड़ता है और दीवार से जाकर लगा देता है। दोनों ही अपना फेस छुड़ाने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एक्सत्या दोनों के आंखों में देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है आप दोनों सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सत्या के। आज बोल दिया लेकिन अगर आपने ये बात दोबारा कहा कि मेरी जगह आप किसी और को देंगी तो मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। आप यही चाहती है ना कि मैं इस कमरे से चला जाऊं तो ठीक है मैं जा रहा हूं अभी, पर आप दोनों मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं कभी किसी को आपके लाइफ में नहीं आने दूंगा। इटा बोल वो दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है और दोनों के माथे को बारी बारी चूमता है, फिर दोनों के फेस को छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। रिया और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को देखती रह जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। अभी अभी जो हुआ वो कहीं सपना तो नहीं था ना। रिया प्रिया की तरफ देखकर बोलती है दी आप ठीक हो ना। प्रिया कहती है हाँ प्रिंसेस और रिया के फेस को अपने हाथों में लेकर बोलती है तुम ठीक हो ना। रिया कहती है हाँ दी, पर आपने देखा ना उसे कैसे बात कर रहा था और कैसे बिहेव कर रहा था, पागल की तरह। वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा। प्रिया बोलती है डोंट वरी प्रिंसेस, उसे तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो कभी भूलेगा ही कि वो क्या है। तभी रिया का फोन बजता है। रिया फोन टेबल से उठाकर प्रिया को दिखाती है। प्रिया कहती है स्वाति रिया हाँ में अपना सर हिलाती है और कॉल पिक कर लेती है। रिया के कुछ बोलने से पहले ही उधर से एक लड़की की आवाज आती है मिस सिंघानिया, मिस्टर शेखावत ने बंदरगाह जाने वाले रास्ते को बंद करने का प्लान बनाया है। इस पहले कि वे लोग अपना काम स्टार्ट करें आपको उनसे पहले वहां पहुंचना होगा, बंदरगाह जहां जहाजें रुकती है। प्रिया कहती है वेल डन स्वाति, अपना ध्यान रखना। इटा बोल कॉल कट कर देती है। प्रिया बोलती है दी आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? प्रिया बोलती है लेट्स गो प्रिंसेस। इधर सी पोर्ट बंदरगाह के नजदीक एक जहाज खड़ी थी, उस पर कुछ लोग बैठे ड्रिंक कर रहे थे। पार्टी का माहौल था। सी पोर्ट के चारों तरफ गार्ड अपने अपने हाथों में गन और दूरबीन लिए खड़े थे। तभी उनमें से एक आदमी जो बिल्कुल सफेद रंग का था वो बोलता है मिस्टर शेखावत वेयर इज द गर्ल्स टुडे नो पार्टी। वही कुछ दूर पर बैठे मिस्टर शेखावत खड़ा होते हैं और बोलते हैं डोंट वरी मिस्टर फ्रिक,
वेट ब्यूटीज आर कमिंग। इटा बोल वो अपना ग्लास दिखाते हुए बोलता है एंजॉय। तभी वहां की लाइट ऑफ हो जाती है और एक जगह पर लाइट का फोकस पड़ता है। स्टेज पर दो लड़कियां ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने खड़ी थी, नीचे से ड्रेस में डीप कट था जिससे उनके गोरे पैर बिल्कुल चांद की तरह चमक रहे थे। चेहरे पर नेट का ब्लैक मास्क जिसमें से सिर्फ उनकी ब्लू झील सी आंखें नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गलोक से सीधे वहीं पे उतरी हो। अप्सराएं। वहां बैठे लोग उन्हें देखने में ऐसे खो गए थे कि कुछ पल के लिए पलके झपकन ही भूल गए थे। दोनों लड़कियों के पीछे और भी कई लड़कियां थी, पर जैसे वे लोग किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। सबको होश तब आता है जब सबके कानों में गाने की आवाज जाती है। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं ऐसी मैं लैला। फ्रिक कहता है, मिस्टर शेखावत मुझे ये दोनों ब्यूटीज चाहिए, बदले में मैं आपको सारा माल 50% में दे दूंगा। फ्रिक की बात सुन शेखावत के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो बोलता है, डन मिस्टर फ्रिक, ये दोनों आपकी, जब तक चाहो इनके साथ मजे करो। फ्रिक के चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कान आ जाती है और वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और जाम का मज लेने लगता है। सभी लोग उनका डांस देखने में मशरूफ हो गए। सारी लड़कियां डांस करते करते स्टेज से नीचे उतर जाती है और सबके टेबल के पास जाकर डांस करने लगती है। वो दोनों स्टेज पर ही डांस करे जा रही थी। इधर बाकी की लड़कियां सबको ड्रिंक बनाकर दे रही थी और सब पिए जा रहे थे। करीब 30 मिनट बाद वहां अचानक से धुआं होने लगता है। सभी लोग अपने अपने चेयर पर ही बैठे रहते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो वहां से उठकर जा सके। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी दो लड़कियों के पास जाती है और कहती है, हमारा काम हो गया। वो दोनों लड़कियों को इशारा करते हैं तो सारी लड़कियां वहां से निकल जाती है। दोनों में से एक लड़की अपने संडल से गन निकालने की कोशिश करती ही है कि तभी वहां कुछ लोगों के कदमों की आवाज आने लगती है, जिसे सुन एक लड़की कहती है, प्रिंसेस चलो, और वो उसका हाथ पकड़ स्टेज के पीछे जाने लगती है कि तभी धुएं में से दो हाथ उन दोनों के कमर को कसकर पकड़ लेता है और उन्हें दीवार से चिपका देता है। धुएं में उन लड़कियों को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उनके कानों में एक सडक्टिव आवाज सुनाई देती है, मिस सिंघानिया, आपको ऐसे इन कपड़ों में यहाँ आकर डांस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इटा बोल वो इंसान दोनों के होठों को अपने अंगूठे से रब करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो दोनों हमारी रिया और प्रिया ही थी। रिया और प्रिया दोनों ही उसे खुद से दूर करती है। तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और धुआं थोड़ा कम होता है। रिया और प्रिया की नजर उस आदमी के ऊपर ही थी, पर वो पूरी तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ था। उसके फेस पर ईगल का मास्क था, जिससे बस उसकी दो नीली आंखें ही चमक रही थी। रिया और प्रिया दोनों ही उसे घूर कर देख रही होती है कि तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस आदमी से कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके मदद से हम ये सबको पकड़ पाए। अगर आप जैसे लोग हो तो हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुंबई पुलिस आपको सलाम करती है। वो लड़का कहता है, कुछ दवाइयों के लिए भेज दीजिएगा। पुलिस वाला कहता, जी सर, उसकी आप चिंता न करें। तभी पुलिस वाले की नजर रिया और प्रिया पर जाती है कि तभी वो लड़का उन दोनों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये दोनों हमारे साथ है। पुलिस वाला कहता है, जी सर, अब आप लोग यहाँ से निकल जाए, हम देख लेंगे। तभी वहां कुछ और पुलिस वाले आ जाते हैं। रिया और प्रिया की नजर तो उस लड़के से हट नहीं रही थी। पता नहीं क्यों, पर उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। तभी दोनों की घड़ियां चमकने लगती है। रिया उसे टच करती है। वो लड़का वहां से बिना उनको देखे जाने लगता है। रिया और प्रिया भी उसके पीछे जाती है, पर अचानक से धुआं बढ़ जाता है। उन्हें बस एक आवाज सुनाई देती है, द गेम बिगिन जान, और धुएं में वो लड़का गायब हो जाता है। रिया और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को देखती है और वहां से निकल जाती है। वहां से निकले के बाद रिया अपने वॉच के एक बटन पर क्लिक करती है तो उसमें से आवाज आता है, मिस सिंघानिया, क्या हम आए? आप ठीक है ना? रिया कहती है, हाँ हम ठीक है, हम आ रहे। इटा बोल वो वॉच का एक और बटन पर क्लिक करती है जिससे कॉल कट जाता है। ये एक स्मार्ट वॉच थी जो देखने में बिल्कुल आम घड़ी की तरह लगती थी, पर जैसे ही रिया या प्रिया उस पे अपना थंब रखती वो घड़ी का कवर हट जाता और वो एक फोन के तरह कम करने लगता। कुछ ही देर में रिया और प्रिया घर पहुंच जाती है।
दोनों ने अपने ऑफ शोल्डर ड्रेस के ऊपर व्हाइट रंग की लॉन्ग जैकेट पहन रखी थी, जिसमें दोनों और भी कातिल लग रही थी, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उन्हें एक नजर देख भी पाए। दोनों विला में आती है और आते के साथ एक्सत्या के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और गेट खोल अंदर चली जाती है। उनकी नजर बेड पर जाती है जहां एक्सत्या आराम से पेट के बल सोया हुआ था। रिया और प्रिया दोनों ही एक्सत्या को घूरती है और फिर एक दूसरे को देख वहां से चली जाती है। उनके जने के बाद एक्सत्या अपनी करवट बदलता है और एक डेविल स्माइल कर सो जाता है। इधर रिया और स्वरा अपने कमरे में जाती है। रिया कहती है दी क्या आपको भी वही लगा था? प्रिया कहती है हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? रिया कहती है दी कहीं हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे? आखिर कौन था वो इंसान, क्या वो ईगल ग्रुप का लीडर था? और हमें ऐसा क्यों लगा? प्रिया कहती है ये बात हमें भी समझ नहीं आ रही, अगर वो ब्लैक ईगल से था तो हमें बचाया क्यों? अगर आज बचाया तो उस दिन हम पे हमला क्यों करवाया था? और उसने जाते जाते ये क्यों कहा? द गेम बिगिन। दोनों इसी तरह की बातें करते करते सो जाती है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बजे रिया और प्रिया दोनों ही ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में आती है और इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उनके आते ही एक्सत्या किचन से खाने से भरा ट्रे लेकर आता है। एक्सत्या रिया और प्रिया के सरे काम करता था। उसे खाना तो बनाना नहीं आता था, पर वो उनके लिए खाना सर्व करता। और जब भी उन्हें खाना पसंद नहीं आता या फिर गुस्सा आता तो वो सारे खाने को एक्सत्या के ऊपर फेंक देती थी। एक्सत्या ये सब एक साल से सहता आ रहा था, पर जब दादाजी होते तो वो उनके साथ बैठकर खाना खा लेता था, वरना खाना सबके खाने के बाद ही खाता था। एक्सत्या उन्हें खाना सर्व करने लगता है। रिया सूप टेस्ट करती है और बगल में खड़े एक्सत्या पर गर्म गर्म सूप फेंक देती है। एक्सत्या पे छटता है पर फिर भी उससे बच नहीं पाता और उसका हाथ जल जाता है। वो रिया को घूर कर देखता है। तभी प्रिया अपने कड़क आवाज में बोलती है, शेरा। शेर वहां आता है और उसके पीछे एक लड़का जो लगभग 25-26 का होगा, हाथ बंधे अपने नजरों को नीचे किए आता है, जिसे देख रिया और प्रिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो लड़का देखने में काफी अच्छा था, 6'2" था, उसकी बॉडी भी अच्छी थी, जैसे कि वो एक जिम ट्रेनर हो, जिसे देख कोई भी लड़की उस पे अपना दिल हार जाए। एक्सत्या भी उसे देखता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। शेर दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मिस सिंघानिया क्या ले लड़का ठीक है? रिया और प्रिया दोनों ही उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, ठीक ही है। एक्सत्या जब दोनों को ऐसे किसी लड़के को घूर कर देखते हुए देखता है तो उसकी मुठिया कस जाता है। तभी उसके कानों में रिया की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रही थी, शेर आज ये लड़का एक्सत्या तुम्हारे साथ रहेगा। इसे आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है और शायद कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है इसमें, तो इसके गुस्से और ताकत का कुछ फायदा उठाओ, कुछ काम लो इससे। शेर कहता है जी मिस सिंघानिया, और इस लड़के का क्या करना है? प्रिया कहती है ये लड़का ये आज से हमारा सारा काम करेगा, जो एक्सत्या करता था। बोर हो गया है हम इसकी शक्ल देख देख कर। एक्सत्या की मुठिया कस जाती है और आंखें लाल हो जाती है, जैसे अभी के अभी उसमें से आग निकलेंगे। शेरा एक्सत्या के तरफ देखकर कहता है चलो मेरे साथ, पर एक्सत्या को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता है। तभी प्रिया कहती है सुना नहीं तुमने, जाओ शेरा के साथ। एक्सत्या धीरे आवाज में बोलता है मिस सिंघानिया मुझे आपसे बात करनी है। प्रिया कहती है क्या बात करनी है बोलो। एक्सत्या कहता है यहाँ नहीं। प्रिया कहती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। प्रिया कहती है जितना कहा जाए उतना करो, जाओ अपना सामान पैक करो। तभी हॉल में दादाजी की एंट्री होती है, जिन्हें देख एक्सत्या दादाजी के पास चला जाता है और बोलता है दादाजी ये लोग मुझे इस शेरा के साथ भेज रहे हैं, पर मैं अब को छोड़कर नहीं जाना चाहता। प्लस मिस सिंघानिया को बोलिए कि वो मुझे यहाँ से न निकाले। दादाजी धीरे से बोलते हैं तुमने कुछ गलत किया है। एक्सत्या कहता है नहीं मैंने अपने होश में तो कुछ गलत नहीं किया है। दादा जी कहते हैं मतलब बेहोशी में गलती किया है। एक्सत्या कहता है शायद, पर मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ। दादाजी उसे आंखों से सब ठीक करने का इशारा करते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखे रिया और प्रिया की तरफ बढ़ जाते हैं। रिया दादाजी को देखकर बोलती है आ गए उनसे मिलकर। दादाजी कहते हैं हाँ आ गया, ऐसे कब तक सजा दोगी तुम दोनों उसे? आखिरकार बाप है तुम दोनों का। रिया और प्रिया एक तिरछी स्माइल करते हुए कहती है
इसी बात का तो सजा मिली है हमें। उस हिंसा के कारण हमने अपनी माँ को खो दिया और हमने उनकी कोई सजा नहीं दी है। वो खुद वहां अपनी मर्जी से रह रहे। इधर राजवंश कंपनी में स्वरा काउंटर पर बैठी लड़की से कहती है, मुझे नील रजवांश सर से मिलना है। वो लड़की स्वरा को पहले ऊपर से नीचे तक घर कर देखती है। स्वरा जो व्हाइट और ब्लू की कॉम्बिनेशन कुर्ती पहनी हुई थी, बालों की चोटी की हुई, माथे पर एक छोटा सा बिंदी लगाई हुई थी। काउंटर पर बैठी लड़की बोलती है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है सर से मिलने की? स्वरा कहती है, मैम वो उन्होंने ही मुझे बुलाया था। मेरा नाम स्वरा है। इटा बोल वो अपने पास से एक कार्ड निकलती है जो उसे नील ने दिया था और उस कार्ड को स्वरा लड़की को दिखाती है और बोलती है, देखिए ये उन्होंने ही दिया है। काउंटर पर बैठी लड़की कार्ड को देखती है और एक तिरछी स्माइल करके वापस अपना कम करने लगती है। तभी स्वरा कहती है, मैम प्लस मुझे उनसे मिलना जरूरी है, मेरे बात को समझिए। काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, सर ऐसे कार्ड दिन में रोज ना जाने कितनों को देते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने ये कार्ड कहीं से उठा लिया होगा। हाँ यही हुआ होगा। तभी वहां एक और लड़की आती है और बोलती है, क्या हुआ सिया? काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, कुछ नहीं यार, पता नहीं कुछ लोग कहाँ से आ जाते हैं। अब सर सब से तो नहीं मिल सकते हैं ना, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। इटा बोल दोनों तिरछा स्माइल करने लगती है। स्वरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी काउंटर पर बैठी लड़की सिया की नजर स्वरा पर जाती है। स्वरा को देख साफ पता चल रहा था कि वो कितनी परेशान है। वो अपने ही होठों को बाइट कर रही थी और अपने हाथों के उंगलियों को बार बार दूसरे हाथ से मसल रही थी। सिया को ऐसे स्वरा को परेशान देख थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे बोलती, नील सर अभी आए नहीं है, कुछ देर में आते ही होंगे, जब आएंगे तो मिल लेना, जाओ वहां बैठा जाओ। सिया स्वरा को साइड में लगे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। स्वरा उसे थैंक यू बोलती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इधर सिंघानिया विला में प्रिया एक्सत्या के तरफ देखकर बोलती है, तुम गए नहीं अभी तक, यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दादाजी कहते हैं, एक्सत्या कहीं नहीं जाएगा। प्रिया कहती है, दादाजी आप इसमें ना आए, हमने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा ना। तभी एक्सत्या कहता है, मिस सिंघानिया प्लस मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने कल कुछ किया हो तो। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कल क्या किया था। ये प्रिया कहती है, सुख मनाओ कि कल की हरकत के बाद भी तुम जिंदा हो। अब तुम्हारा भलाई इसी में है कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। एक्सत्या दादाजी की तरफ देखता है। दादाजी कहते हैं, एक्सत्या को यहाँ मैं लेकर आया था, तो ये कहाँ रहेगा कहाँ नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। प्रिया कहती है, ठीक है फिर आप ही करो इसका फैसला, पर अब ये हमारे साथ नहीं रहेगा, आपको इसे अपने साथ रखना है तो बेशक रखो। दादाजी कहते हैं, ठीक है फिर आज से ये मेरे साथ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। प्रिया और प्रिया एक डेविल स्माइल करती है और जिस लड़के को शेरा लेकर आया था उसके तरफ देखकर बोलती है, ये यू क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़का अपना सर झुकाए हुए बोलता है, राजू। राजू नाम है मेरा। प्रिया और प्रिया दोनों बोलती है, राजू। एक्सत्या इस वक्त रिया और प्रिया को ही देख रहा था और अपनी मुठ्ठियां कस रहा था। उसे उनके मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। रिया कहती है, एक्सत्या तुम राजू को कमरा दिखा दो और हाँ अपना सामान दादाजी के बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर लो। एक्सत्या रिया और प्रिया को घूरता है तो प्रिया बोलती, घुरो मत वरना दादाजी भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। दादाजी शेरा की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम सब जाओ, मुझे अपनी पोतियों से बात करनी है। शेरा उस लड़के को लेकर बाहर चला जाता है। दादाजी प्रिया से कहते, पर बेटा ये तुम्हारा पति है, इसे तुम्हारे कमरे में रहना चाहिए। प्रिया कहती है, दादाजी 1 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए ठीक है, और अपने सिर्फ 1 साल की ही बात की थी। एक्सत्या अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहता है, पर क्यों मिस सिंघानिया, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। रिया और दादाजी को कल की बातें नहीं बताना चाहती थी, इसलिए बोलती है, ये मेरा आखिरी फैसला है और अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा, हम चलते हैं और मेरे आने तक वो कमर खाली कर देना। इटा बोल दोनों चल देती हैं। एक्सत्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, पर रिया उसे रोकते हुए बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रहे। एक्सत्या बस खड़ा देखता ही रह जाता है। प्रिया कहती है, राज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठो। राज एक नजर साइड में खड़े एक्सत्या को देखता है
और जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। एक्सत्या अपने हाथ को दीवार पर दे मारता है। तभी वहां दादाजी आ जाते हैं और बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा मेरा शेर, मैं हूं ना कुछ करता हूं। शायद अभी प्रिया गुस्से में है, चलो साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। और फिर तू मुझे बाहर कहीं कुछ चटपटा खाने ले चलना, मेरी शैतान पोतिया मुझे कुछ खाने नहीं देती। एक्सत्या में अपना सर हिलाता है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर गाड़ी में रिया प्रिया से कहती है, दी हम ठीक तो कर रहे हैं ना? प्रिया कहती है, हाँ हम ठीक कर रहे। रिया कहती है, अगर हम जो सोच रहे वो सही हुआ तो? प्रिया कहती है, तो उसे वही सजा मिलेगी जो धोखेबाज को मिलती है। रिया हमें अपना सर हिलाती है और प्रिया के कंधे पर अपना सर रख देती है। प्रिया भी उसके सर पर अपना हाथ रख देती है। इधर राजवंश कंपनी में स्वरा नील के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी गेट पर थोड़ी हलचल हुई। सारे लोग खड़े हो गए जिन्हें देख स्वरा भी खड़ी हो गई। तभी गेट से सूरज अंदर आता है और उसके पीछे नील। सूरज की नजर स्वरा पर जाती है तो वो स्वरा के पास जाता है और बोलता है, मिस स्वरा आप यहाँ? स्वरा कहती है, हाँ वो नील सर ने बुलाया था। तभी नील भी वहां आ जाता है और एक नजर स्वरा को देख बोलता है, केबिन में आओ। इटा बोल वो वहां से चला जाता है। सूरज स्वरा से कहता है, चलिए। स्वरा हमें अपना सर हिलाती है और सूरज के पीछे पीछे चली जाती है। नील के केबिन के बाहर आकर सूरज स्वरा से कहता है, बॉस अंदर है जाए। स्वरा एक नजर सूरज को देखती है और फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए अंदर जाती है। उसे देख कोई भी बता सकता था उस वक्त की वो कितनी नर्वस है। सूरज अपने में ही कहता है, पता नहीं बॉस क्या चाहते हैं इस मासूम सी लड़की से, कितनी डरी हुई है। स्वरा अंदर जाती है तो देखती है नील अपने चेयर पर बैठा हुआ था और एक फाइल देख रहा था। स्वरा जैसे ही अंदर गई, नील एक नजर स्वरा को देखता है और एक कृपी स्माइल देते हुए बोलता है, बैठो, आखिरकार आना ही पड़ा तुम्हें। स्वरा कहती है, सर मेरे पापा को किस हॉस्पिटल में भेजा गया है, प्लस बताए मुझे पापा से मिलना है, देखना है उन्हें। नील अपने चेयर पर से उठ जाता है और स्वरा की तरफ बढ़ता है। स्वरा की धड़कनें तेज हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। नील स्वरा के पास जाता है और उसके कमर को पकड़ अपने तरफ खींच लेता है। स्वरा नील के सीने पर अपना हाथ रख उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर नील की पकड़ और कस जाती है। स्वरा कहती है, सर प्लस मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। नील स्वरा के नेक पर अपने लिप्स रब करते हुए बोलता है, तुम्हें अपने पापा से मिलना है ना? स्वरा हमें अपना सर हिलाती है। नील अपने लिप्स स्वरा के नेक पर रब करते हुए अचानक से बाइट कर लेता है, जिससे स्वरा की एक चीख निकल जाती है और उसके आंखों से आंसू। स्वरा उसे पूरी ताकत से खुद से दूर करती है। नील की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो स्वरा के नेक को पकड़ बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत छूट दे दिया मैंने तुम्हें और बहुत नौटंकी कर लिया तुमने। अब जो मैं कर रहा शांति से करने दो मुझे। इटा बोल वो स्वरा के होठों को अपने अंगूठे से रब करता है। स्वरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, हाँ सर बहुत अच्छे बनने का नाटक कर लिया आपने और अब मैं भी थक गई हूँ। इटा बोल वो अपना दुपट्टा गले से निकल नीचे गिरा देती है और बोलती, कर लीजिए, पूरा कर लीजिए जो उस रात बाकी रह गया था और बख्श दीजिए मुझे। इटा बोल वो अपने सूट के बैग जीप को खोलने लगती है। नील उसे बस ऐसा करते देख रहा था। स्वरा की आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं की धारा बह रही थी। नील स्वरा के हाथ को पकड़ अपने करीब कर लेता है और कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो, और झटके से एक हाथ से उसके कमर को पकड़ खुद से चिपका लेता है। स्वरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। नील अपने होठ स्वरा के होठों पर रख किस करने लगता है और अपने एक हाथ उसके खुले पीठ पर चलाने लगता है। नील उसी तरह किस करते करते स्वरा को अपने गोद में उठा लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। स्वरा इस वक्त नील के गोद में थी और नील स्वरा के होठों को रफली किस और बाइट करने लगता है। स्वरा अपने आंखें बंद किए नील को अपनी मनमानी करने देती है। करीब 15 मिनट बाद जब नील को एहसास होता है कि स्वरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो स्वरा के उपलिप्स को छोड़ देता है, जिससे स्वरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिस कारण उसके बॉडी में हो रहे अप एंड डाउन को महसूस कर रहा था। नील अभी भी उसके लोअर लिप्स को अपने होठों में जकड़े रहता है।
जब स्वरा की सांसें थोड़ी नॉर्मल होती है तो अगस्त्य अपने टंग को स्वरा के माउथ में अड़ाल उसे फ्रेंच किस करने लगता है और अपने हाथों को स्वरा के कमर और बैक पर रफली चलाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद वो स्वरा के होठों को छोड़ता है और उसके बैक जीप को लगा देता है। स्वरा उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगती है। नील स्वरा के चेहरे को देखता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। तभी उसकी नजर स्वरा के होठों पर जाती है जिससे हल्का सा ब्लड निकल रहा था। वो अपने टंग से उसके होठों पर लगे ब्लड को लीक कर उसे साफ करता है और बोलता है, अभी मेरा मूड नहीं है। इटा बोल वो स्वरा को अपनी गोद से उतार देता है और वापस अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। स्वरा जो डर से कप रही थी, वो अपने कैप्टे हाथों से अपनी चुन्नी उठाकर वापस अपने गले में अड़ाल लेती है। उसे समझ नहीं आता कि नील चाहता क्या है, क्यों वो ऐसे कर रहा। नील स्वरा को देखता है और सामने चेयर की तरफ इशारा कर बोलता है, बैठ जाओ। स्वरा नील को देखती है। नील दोबारा कहता है पर तेज आवाज में, मैंने कहा बैठ जाओ। स्वरा चेयर पर बैठ जाती है। नील टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास को स्वरा की तरफ करते हुए बोलता है, पी लो इसे। स्वरा वो ग्लास उठाती है और एक ही सांस में सारा पानी पी जाती है। तभी गेट नॉक होता है। इधर सिंघानिया विला में अगस्त्य और दादाजी सोफे बैठे बात कर रहे होते हैं। अगस्त्य कहता है, दादाजी ये टेडी कौन था? दादाजी कहते हैं, क्यों तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगस्त्य बोलता है, वो मिस सिंघानिया नशे के हालत में मुझे बार बार टेडी कह रही थी। दादाजी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम किस एंगल से मेरी पोती को एक पप्पी लगते हो? अगस्त्य कहता है, क्या डॉग? दादाजी बोलते हैं, हाँ डॉग, जिसका नाम टेडी था। रिया और प्रिया दोनों ही उससे बहुत प्यार करती थी। अगस्त्य एक राहत की सांस लेता है और बोलता है, अच्छा हुआ वो एक पप्पी था। दादाजी बोलते हैं, क्या हुआ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि वो एक लड़का होगा? अगस्त्य हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, दादू वो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। नील कमिंग कहता है तो सूरज अंदर आता है और एक फाइल नील के सामने रखते हुए बोलता है, बॉस आपने जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा था बना दिया है। नील फाइल को अपने हाथ में लेता है। उसे एक नजर देखने के बाद स्वरा के तरफ देखते हुए कहता है, ये लो इस पे साइन कर दो। स्वरा सवालिया नजर से नील के तरफ देखती है और बोलती है, ये क्या है? नील कहता है, पढ़ लो और साइन कर दो। स्वरा एक नजर नील को देखती जो उसे ही घूर रहा था, तो वो अपने नजरें नीचे कर फाइल उठा लेती है और पढ़ने लगती है। नील सूरज को जाने का इशारा करता है। स्वरा जैसे जैसे पढ़ रही थी उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी। वो बिच बिच में नील की तरफ देखती तो पाती कि नील उसे ही घूर रहा। स्वरा फिर अपने आंखें नीचे कर पढ़ने लगती। पूरे फाइल को पढ़ने के बाद स्वरा अपने सीट से उठ जाती है और बोलती है, ये क्या बकवास लिखा है आपने? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। प्लस आप सिर्फ मुझे मेरे पापा के बारे में बता दे। नील हंसते हुए बोलता है, साइन करो मिस स्वरा, उसके बाद मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। स्वरा कहती है, नहीं मैं साइन नहीं करूंगी, इसमें सब बकवास लिखा है, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। नील अपने जगह से उठ जाता है और स्वरा की तरफ बढ़ता है। स्वरा पीछे हटती है और एक टाइम आता है कि वो दीवार से चिपक जाती है अब और पीछे हटने की जगह नहीं थी। नील अपने दोनों हाथ स्वरा के आसपास दीवार पर रख देता है और कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर कर दूंगा। उसमें तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें बस मुझे बेड पर खुश करना होगा। स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो न चाहते हुए भी एक थप्पड़ नील को लगा देती है और कहती है, अब बस बहुत हो गया आपका। नील की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो स्वरा के बालों को पकड़ कहता है, हाँ सही कहा तुमने, बहुत हो गया। इटा बोल वो उसे बालों से पकड़ उसे ले जाते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखनी ही पड़ेगी। इटा कहते हुए वो अपने अलमीरा के पास जाता है और एक बटन प्रेस करता जिससे प्रेस करते ही अलमीरा के बगल में एक गेट खुलती है। स्वरा को बहुत पेन हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो कहती, अब सब एक जैसे ही हो जानवर, छोड़ो मुझे। नील को गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो स्वरा को ले जाकर बेड पर पटक देता है और अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है। स्वरा कहती, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? तुम खुद को मर्द साबित करना चाहते हो पर तुम नहीं हो। नील अपने कपड़ों को निकाल फेंक देता है
और स्वरा जो कोने में डूबकी हुई थी, उसके पैरों को खींचकर अपने करीब करता है और उस पर झुकते हुए उसके होठों को पॉट बनाते हुए कहता है, आज तुम खुद देख लोगी कि मैं एक मर्द हूं या नहीं। स्वरा के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहती है, नफरत करती हूं मैं आपसे, घिन आ रही है मुझे आपसे, जाने दो। नील एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तो इसकी आदत डाल लो। इटा बोल वो अपने हॉट स्वरा के होठों पर रख उसे वाइल्डली किस करने लगता है। स्वरा कुछ नहीं करती, जैसे कि वो जान गई हो कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है अभी। नील स्वरा के होठों को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था और अपने दोनों हाथों को स्वरा के नेक और उसकी कमर पर फौसली चला रहा था। स्वरा अपने होठों को बंद कर रखा था। नील उसके होठों पर तेज बाइट करता है, जिससे उसके होठों से हल्का ब्लड आने लगता है और एक आह स्वरा के मुंह से निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर नील अपने टंग उसके मुंह में डाल फ्रेंच किस करने लगता है। करीब 20 मिनट बाद वो उसके होठों को छोड़ता है, जिससे स्वरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसकी बॉडी ऊपर नीचे होने लगती है। नील एक नजर स्वरा को देखता है और एक झटके में उसे पीछे की तरफ पलट देता है और उसके सूट की जीप को खोल अपने होठ उसके बैक पर रख देता है, जिससे प्रिया की एक आह निकल जाती है। एक्सत्या उसके बैक को किस कम सक और बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे स्वरा के न चाहते हुए भी एक आह उसके मुंह से निकल जाती। नील स्वरा के सूट को कंधे से नीचे करने लगता है और अब उसके हॉट स्वरा के नेक पर अपने निशान बनाए जा रहे थे। वो इस वक्त किसी सनकी की तरह कर रहा था, जिसे सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी मनमानी किए जा रहा था। कुछ ही देर में स्वरा के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग हो चुका था और नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और कमरे में सिर्फ स्वरा की सिसकियां और कभी कभी उसकी चीखें गूंज रही थी। नील स्वरा के पूरे बॉडी पे किस और बाइट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। स्वरा अपने होठों को कसकर बंद किए हुए थी और उसके आंखों के कोने से आंसू बहे जा रहे थे। ये सबसे बेखबर नील स्वरा के बॉडी पर निशान छोड़ते हुए नीचे बढ़ रहा था। स्वरा की चीख निकल जाती है क्योंकि नील उसके नॉवेल पर कसकर बाइट कर लेता है। स्वरा के हाथ जो बेड पर कसे हुए थे वो अब नील के बालों में आ जाते हैं और उसके बालों को कसकर पकड़ लेती है। नील आगे बढ़ रहा था, वो अपने टंग से स्वरा के नॉवेल के आसपास लिख किए जा रहा था और अपने फिंगर से स्वरा के सॉफ्टनेस को टच कर फिल कर रहा था। कमरे में स्वरा की सिसकियां गूंजने लगती है और कभी कभी उसकी चीख भी निकल रही थी। करीब आधे घंटे बाद नील अपना सर उठाकर स्वरा को देखता है और उसके कानों में सडक्टिव आवाज में बोलता है, आई लाइक द टेस्ट। इटा बोल वो एक झटके में उसके अंदर समा जाता है। स्वरा की एक चीख निकल जाती है। नील अपने होठ स्वरा के होठों पर रख उसके चीख को बंद कर देता है। स्वरा अपने नाखूनों को नील के सीने और कंधों पर गड़ाने लगती है, पर नील को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने एक हाथ से बेड पर दबा देता है और दूसरे हाथ से उसके पूरे बॉडी को टच कर फील के साथ अपने हरकतों को तेज कर देता है। उस कमरे में अब दोनों की मधोसी भरी सिसकियां गूंजने लगती है। इधर सिंघानिया इंडस्ट्री में रिया और प्रिया दोनों ही बैठकर कुछ फाइल चेक कर रही थी कि तभी गेट नॉक होता है और मुस्कान अंदर आती है और बोलती है, मिस सिंघानिया जोसफ आ गया है। रिया कहती है, उसे अंदर भेजो। मुस्कान हमें अपना सर हिलाकर बाहर चली जाती है और तभी एक लड़का जो लगभग 40 साल का होगा अंदर आता है और दोनों को ग्रीट करते हुए बोलता है, मिस सिंघानिया, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे याद किया। प्रिया उसे बैठने का इशारा करती है और बोलती है, जोसफ हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हें आज ये काम दे रहे। जोसफ कहता है, मिस सिंघानिया, मैं पिछले 5 सालों से आपके लिए काम कर रहा। आप भरोसा रखें, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। प्रिया उसे एक फाइल देती है और बोलती है, इस फाइल में किसी की जानकारी है। मुझे नहीं पता ये सब सही है या नहीं। तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा, जितनी जल्दी हो सके। जोसफ फाइल खोलता है और नम पकता है। अगस्त्या। जोसफ कहता, कम हो जाएगा मिस सिंघानिया। रिया कहती है, वही अच्छा रहेगा और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और हमें कल सुबह तक सारी डिटेल मिल जाने चाहिए। जोसफ कहता, जी मिस सिंघानिया, मैं अभी से ही कम पर लग जाता हूँ। इटा बोल वो वहां से चला जाता है। जंगल के बीचों बीच एक विला जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था द हेल। उस विला के आसपास बहुत सारे गर्ड्स ब्लैक कपड़ों में घूम रहे थे। वो विला पूरे तरह से ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ था। सच में अपने नाम के जैसा ही लग रहा था।
तभी वहां एक गार्ड एक लड़के को पकड़ अंदर ले जाता है। उसके फेस को काले कपड़े से बांधा हुआ था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो उसे विला के अंदर ले जाता है और बोलता है एक और काम करने वाला भेज दिए बॉस ने। इटा बोल वो हंसने लगता है और वहां खड़े बाकी गार्ड भी हंसते हैं। एक उस लड़के करीब आता है और बोलता देख तो जरा। इटा बोल वो उसके फेस से कलकपा हटाता है और देखता है उसका पूरा फेस काला हो चुका था और फूल चुका था। एक गार्ड बोलता है इसकी शक्ल किसने बनाई, मस्त लग रहा। जो गार्ड उसे लेकर आया था बोलता है बस बॉस ने 2-4 ही पंच दिया, उसी में इसका ये हाल हो गया। खुद को बॉक्सर बोल रहा था, बॉस के 2-4 पंच में ही ढेर हो गया। सब लोग हंसने लगते हैं। एक गार्ड उसके फेस को इधर उधर करते हुए पूछता है क्या नाम है तेरा। वो लड़का बोलता है राजू। राजू नाम है मेरा। एक गार्ड बोलता है ऐसी कौन सी गलती कर दिया था तूने जिसके लिए बॉस ने तुम्हें सिर्फ 2 पंच मारकर छोड़ दिया। वो कुछ नहीं बोलता। वो समझ चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राजवंश कंपनी में नील के केबिन से लगे रूम में स्वरा की सिसकियां और उसकी दर्द भरी कराह गूंज रही थी। नील स्वरा के ऊपर था। दोनों एक पतली सी चादर से ढके हुए थे। नील पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसके बॉडी से पसीने के कुछ बूंद स्वरा पर गिर रही थी। स्वरा की आंखें बंद थी और वो सिसकारियां भर रही थी। करीब 2 घंटे के बाद नील स्वरा के अंदर से एक झटके से बाहर निकलता है, जिससे स्वरा के मुंह से एक आह निकल जाती है। नील एक नजर स्वरा को देखता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वापस कमरे में आता है और स्वरा के ऊपर से चादर हटाता है। स्वरा एक नजर नील को देखती है और फिर अगले ही पल उससे अपनी नजरें फेर लेती है। नील के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो झटके से स्वरा को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है और बाथटब में पानी भर चुका था। वो स्वरा को अपने गोद में लिए हुए ही बाथटब में बैठ जाता है। स्वरा कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो एक बेजान सी गुड़िया की तरह नील जो कर रहा था उसे करने देती है। इस वक्त स्वरा की पीठ नील के चौड़े सीने से लगी हुई थी। नील स्वरा के कमर को पकड़ खुद में समेटे जा रहा था और अपने चिन्ह को स्वरा के नेक पर रख सडिक्टिव आवाज में बोलता है, क्या अब भी तुम्हें मेरे मर्द होने पर शक है? स्वरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। नील को गुस्सा आने लगता है और उसकी पकड़ स्वरा के कमर और बॉडी पर कसने लगती ही दर्द से स्वरा की एक चीख निकल जाती है। नील कहती है आई लाइक इट। इटा बोल वो स्वरा के नेक पर बाइट करने लगता है। स्वरा अपने दर्द भरी आवाज में कहती है सर प्लीज लीव मी नो। नील कहती है अभी मेरा मूड नहीं है, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा, मेरा जब मन करेगा तब छूऊंगा तुम्हें। इटा बोल वो वापस से स्वरा के बैक और नेक पर बाइट करने लगता है और उसके पूरे बैक पे अपने निशान बनाने लगता है और अपने बनाए निशानों को लिख कर रहा था, जिससे स्वरा एक मछली की तरह तड़पने लगती है। नील झटके से स्वरा को टर्न करता है और अपने लिप्स स्वरा के लिप्स पर रख उसमें खो जाता है। उसके हाथ स्वरा के बॉडी पे दबाव बनाते हुए चल रहे थे और एक बार फिर बाथरूम में स्वरा की सिसकियां गूंजने लगती है। करीब 1 घंटे बाद नील स्वरा को अपने गोद में लिए बाथरूम से बाहर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। स्वरा के अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी। नील स्वरा को बेड पर लिटाकर वार्डरोब के तरफ चला जाता है और वहां से अपनी एक व्हाइट रंग की शर्ट लेकर आता है और स्वरा को पहना देता है। स्वरा अपनी आंखें भी नहीं खोलती। उसकी आंखें बंद थी पर फिर भी कोने से आंसू की कुछ बूंदें उसके गाल पर टपक जाती है। नील उसके माथे पर एक किस करता है और वापस अपने कपड़े पहन कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। शाम का वक्त। शाम के करीब 6 बजे रिया और प्रिया दोनों ही अपने केबिन से बाहर निकलती है। आज उनका ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है। वे दोनों बाहर अपने गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। रिया कहती है दी वो नया लड़का कहाँ गया। प्रिया इधर उधर देखती है कि तभी शेरा वहां आता है और बोलता है मिस सिंघानिया वो राजू कहीं मिल नहीं रहा। प्रिया कहती है क्या कहा गया। पहले रिया कहती है लास्ट टाइम कब देखा था। शेरा कहता है मिस सिंघानिया वो लास्ट टाइम दोपहर को बाथरूम जाने का बोलकर गया था, पर शायद उसके बाद आया नहीं। रिया कहती है क्या वो एक दिन ही भाग गया, कॉल करो उससे। शेरा कहता है कॉल लग नहीं रहा मिस सिंघानिया। रिया कहती है कोई उसे क्यों कुछ करेगा। प्रिया कहती है शेर तुम यही रहो, पता करो उसे क्या हुआ है।
सीसीटीवी देखो। शेरा हमें अपना गर्दन हिलाता है। रिया कहती है दी चलो आज हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए। मेरा बहुत कर रहा। प्रिया उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है हम चलो। दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। रिया ड्राइविंग सीट पर और प्रिया उसके बगल में। थोड़ी देर में रिया एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकती है जो शायद ज्यादा बड़ा नहीं था। प्रिया उस रेस्टोरेंट को देखती है और बोलती है क्या हुआ प्रिंसेस, मैं हूं ना। रिया प्रिया के गले लग जाती है और बोलती है हाँ दी, आप ही तो मेरे सब कुछ। और अपने आंखों में आए आंसू को पोंछ प्रिया से अलग होती है और बोलती है दी आपको याद है मम्मा हमें हमेशा आइसक्रीम के लिए यहाँ लेकर आया करती थी। प्रिया कहती है हाँ, और कहती थी कि यहाँ अच्छा आइसक्रीम बते है। ये उनका भी फेवरेट था। रिया हमें अपना सर हिलाती है और बोलती है चलो दी। दोनों अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और बोलता है आओ बेटा, तुम रागिनी की बेटियां हो ना, आओ। रिया और प्रिया ये नाम सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उनकी माँ का नाम रागिनी ही था। दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर बूढ़े ईर्षा की तरफ देखकर कहती है आप हमारी माँ को जानते हैं, आपको याद है हम। बूढ़ा इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है जी मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये दुकान ये सब उन्हीं की देन है। बेटा ये तुम्हारी ही माँ का है। आओ बेटा बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और बेटा बोल वो वहां से चला जाता है। रिया कहती है दी माँ कितनी अच्छी थी ना, पर उन्होंने हमारी माँ को धोखा क्यों दिया। तभी वहां वो बड़ा आदमी आ जाता है और उसके पीछे एक 20 साल का लड़का भी आता है। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। वो बूढ़ा आदमी उसे आइसक्रीम की ट्रे रखने कहता है। वो लड़का ट्रे रख देता है। बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा ये मेरा पोता है। प्रिया कहती है दादाजी आप माँ से कब मिले थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं उनसे 12 साल पहले मिला था। इधर राजवांश कंपनी में केबा का दूर नोक होता है और सूरज अंदर आता है। उसके हाथ में एक थैला होता है। वो नील के तरफ देखकर बोलता है बॉस आपने जो कहा था मैं वो सब ले आया हूँ। नील अपने चेयर से उठता है और सूरज से वो थैला ले लेता है और उसे कहता है कि तुम घर चले जाओ। सूरज हमें अपना सर हिलता है और केबिन से बाहर निकल जाता है और बोलता है पता नहीं बॉस उस मासूम सी बच्ची के साथ क्या करना चाहते हैं। कहीं उन्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया या फिर उसके मासूमियत का फायदा उठा रहे। यही सब बोलते बोलते वहां से चला जाता है। इधर नील केबिन में बने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाकर देखता है तो स्वरा किसी बिल्ली के बच्चे जैसे चादर लपेटे सो रही थी। उसके अनसुइयों के निशान उसके गाल पे छपे हुए थे। नील स्वरा के करीब जाता है और उसके बगल में बैठकर उसके चेहरे को देखता है। कुछ देर वही देखने के बाद वो अपने अंगूठे से स्वरा के लिप्स को टच करता है जो बिल्कुल सूख चुके थे। नील स्वरा की तरफ झुकता है और उसके माथे को चूमकर उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना होठ स्वरा के होठों पर रख उसे किस करता है। स्वरा की आंखें झट से खुल जाती है और वो चिल्लाती है पापा, जिसके वजह से गलती से वो नील को धक्का दे देती है और नील साइड में हो जाता है। स्वरा जब अपने होश में आती है तो वो अपने आसपास देखती है तो थोड़ी शांत होती है। नील उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। स्वरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नील उसके सर को अपने सीने पर रख गले लगा लेता है। स्वरा तेज तेज रोने लगती है और बोलती है प्लस प्लस मुझे बता दीजिए मेरे पापा कहाँ हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। नील कहता है मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनका ऑपरेशन हो गया है। स्वरा कहती सच में। नील हाँ में अपना सर हिलाता है और उसे खुद से डर कर बोलता है लो इसे पहन लो। स्वरा एक नजर नील को देखती है और थैला उसके हाथ से लेकर बेड से उतरने लगती है, पर जैसे ही एक पैर नीचे रखती है उसके पैर कांपने लगती है और वो गिरने को होती ही है कि नील उसे थाम लेता है। स्वरा को गुस्सा आता है और वो उसे पुश करती है, पर उससे नील को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वरा को आराम से खड़ा करता है और बोलता है यही चेंज कर लो या फिर मैं भी चेंज कर सकता हूँ। इटा बोल वो एक डेविल स्माइल करता है। स्वरा उसे ताना मारते हुए कहती है नहीं, आपसे हेल्प लेने का नतीजा देख लिया मैंने, अब और नहीं ले सकती। इटा बोल वो नील से दूर होने की कोशिश करती है तो नील उसे अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है
आई मेक श्योर कि तुम एकदम भी बिना मेरे हेल्प के न चल सको। स्वरा उसे घूर कर देखती है। नील उसके होठों पर हल्का सा किस करता है और अपनी एक आई विंक कर उसे आराम से बाथरूम में खड़ा करता है और बोलता है जल्दी चेंज करो। स्वरा उससे घूरती है और बोलती है सरप्लस। नील स्माइल कर वहां से बाहर आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे और मेरे पोते को एक नई जिंदगी दी। ये रेस्टोरेंट खोल कर दिया। मैं तो ठेले पर आइसक्रीम बेचा करता था, उन्होंने हम पे दया किया। वो तो यहाँ हमेशा आती थी। मेरे पास उनकी कुछ फोटोज भी है। रिया कहती है, क्या आप हमें वो फोटोज दिखा सकते हैं? बूढ़ा आदमी बोलता, हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं। बेटा बोल वो अंदर जाता है और वहां से कुछ फोटोज लेकर आता है और रिया प्रिया को देखते हुए बोलता है, मैंने इन्हें बहुत संभाल कर रखा है। रिया और प्रिया उन फोटोज को देखती है। एक में उनकी माँ और उनके पिता दोनों की हंसते हुए फोटोज थी। एक में 3 लोग थे। रिया की आंखें उस फोटोज को देख गहरी हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी कहती है, बहुत प्यार था आपके माता पिता के बीच, वो बराबर आया करते थे। छोटी मुंह और बड़ी बात बेटा पर। ये आपकी माँ की दोस्त थी या दुश्मन, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, पर जो भी थी, आपकी माँ इन्हें बहुत मानती थी। प्रिया कहती है, बस इसी बात का तो फायदा उठाया इन लोगों ने मिलकर, मेरी माँ को मार डाला। हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रिया प्रिया को कहती है, दी घर नहीं चलना। प्रिया अपने होश में आती है और बोलती है, हु प्रिंसेस चलिए। इटा बोल प्रिया बूढ़े आदमी की तरफ देखती है और बोलती है, थैंक यू दादाजी, आपसे मिलकर हमें ऐसा लगा जैसे हम आज फिर अपने माँ से मिल लिए हो। हम यहाँ हमेशा आएंगे आइसक्रीम खाने। वो बूढ़ा आदमी अपना हाथ जोड़ लेता है और बोलता है, बेटा तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा साथ रहो, तुम्हारी खुशियों को कभी नजर न लगे। रिया कहती है, अब चिंता न करें, ये दुकान आपका ही है और फिर आपके बाद आपके पोते का। इटा बोल दोनों वहां से चल देती है। इधर राजवंश कंपनी में स्वरा अपने कपड़े पहन बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है नील सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने हाथ में वही फाइल लिए हुए था जिसपे स्वरा को साइन करने बोल रहा था। स्वरा अपने मन में सोचती है कि क्या ये अभी भी मुझे उस पेपर पर साइन करने बोलेंगे। यही सोचते सोचते वो नील के पास आ रही थी। वही जब नील की नजर स्वरा पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि स्वरा पिंक रंग की अनारकली सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। नील उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। उसे होश तब आता है जब स्वरा उसके पास आकर बोलती है, सर। नील स्वरा के हाथ को पकड़ झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है। स्वरा इसके लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो उसके लैप पर जाकर गिर जाती है और फिर खुद को संभालने के लिए नील के शर्ट को पकड़ लेती है। नील उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, यू वॉन्ट मोर लॉल। स्वरा को कुछ समझ नहीं आता, वो नील की तरफ देखकर बोलती, हाँ क्या? नील कहता है, हाँ ओके इटा बोल। वो स्वरा के फेस को पकड़ अपने करीब कर लेता है और अपने लिप्स उसके होठों पर रखने ही वाला होता है कि स्वरा अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है और बोलती है, सरप्लस नो। नील उसके हथेली को चूम लेता है और बोलता है, मुझे लगा तुम मुझे सेडूस कर रही हो। स्वरा जल्दी से अपना हाथ उसके सीने और होठ पर से हटा लेती है और बोलती है, नहीं सरप्लस, अब मुझे पापा के पास ले चलिए। नील उसके कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोलता है, ले चलेगे, चिंता करो, लो इस पे साइन कर दो पहले। स्वरा नील की तरफ मुड़कर देखती है और बोलती है, अब क्यों, आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है, अब तो प्लस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नील स्वरा को उठाकर अपने बगल में बैठा देता है और बोलता है, बस 3 गिनने तक का वक्त है तुम्हारे पास, या तो साइन करो या फिर अपने बाप को भूलकर यहाँ से निकल जाओ। पीता बोल वो स्वरा के गोद में पेन और फाइल दोनों रख खड़ा हो जाता है और टर्न होकर गिनने लग जाता है। स्वरा सोचती है, अब जब मैंने अपनी इज्जत खो ही दी है तो फिर अपने पापा के लिए मैं इसकी नौकरानी भी बन जाऊंगी। वैसे भी मुझे और भी पैसों की जरूरत तो होगी ही, मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ सब दरिंदे बैठे हैं। तभी नील कहता है, 3। स्वरा जल्दी से बोलती, मैं कर रही हूँ साइन प्लस। नील ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और पीछे मुड़ स्वरा को देखता है और बोलता है, फास्ट बेबी, लेट हो रहा है ना? स्वरा हाँ में अपना सर हिलाती है और बोलती है, सर मैं आपके घर पर नहीं रह सकती, प्लीज। नील कुछ सोचते हुए बोलता है,
अमोघ, अब जल्दी करो। स्वरा जल्दी से साइन कर देती है। नील स्वरा के पास बैठ जाता है और टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठकर स्वरा को देते हुए बोलता है, मैं एक दवा दे रहा हूँ, उसे खा लो। स्वरा उसकी तरफ देखती है तो नील कहता है, बच्चे चाहिए तुम्हें। स्वरा समझ जाती है और बोलती है नहीं। नील उसे दवा देता है और स्वरा उसे ले लेती है। फिर दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त ऑफिस खाली हो चुका था। इधर सिंघानिया विला में रिया और प्रिया दोनों ही विला में इंटर करती है और गेट पर अपने शूज उतारती है। वैसे ही उनके पैरों के सामने दो जोड़े चप्पल रखते हुए उन्हें एक हाथ दिखता है। वो अपने सर को उठाकर देखती है तो अगस्त्या उन्हें ही देख रहा होता है। रिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हें हमारे काम करने से मना किया गया है ना, फिर तुम ये नौटंकी क्यों कर रहे हो। अगस्त्या कहता है, मिस सिंघानिया प्लस मुझे माफ कर दीजिए। रिया और प्रिया उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और वह से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अगस्त्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। रिया और प्रिया जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करने को होती है कि अगस्त्या दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। रिया और प्रिया उसे घूरते हुए कहती हैं, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। अगस्त्या बोलता है, मिस सिंघानिया मुझे माफ कर दीजिए, मैं पक्का आगे से कुछ नहीं करूंगा। आज मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। प्रिया बोलती है, अगस्त्या आज नहीं, हम कल बात करेंगे। इटा बोल वो दरवाजा बंद कर देती है और एक गहरी सांस लेकर रिया की तरफ देखती है और बोलती है, बस कल का ही इंतजार है। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जो लगभग 50 साल के आसपास का होगा, वो अपने सामने दीवार पर लगे एक फोटो को देखता है जिसने एक औरत अपने दोनों हाथों में छोटे छोटे बच्चों को लिए बैठी थी। वो आदमी बोलता है, रागिनी मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, कम से कम आप तो मेरा भरोसा करती। आपने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर आप अकेले ही मुझे छोड़कर चली गई। फ्लैशबैक, हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके बगल में दो लड़कियां जो लगभग 13 साल की होंगी खड़ी थी। तभी वहां एक आदमी आता है जो लगभग 40 साल का होगा, देखने में बिल्कुल 25 का लग रहा होता है। उसके आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर उस औरत के पास आता है और बोलता है, रागिनी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा भरोसा करो और आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आप जानती हो हम आपसे कितना प्यार करते हैं। वो औरत करीब 35 साल की होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, पर उसके आंखों में आंसुओं की कुछ बूंद थी। वो अपनी बच्चियों की तरफ देखती है और दोनों का हाथ पकड़ उस आदमी के हाथ पर रख देती है, मानो कि वो दोनों फुलसी बच्चियों को उसके पिता के हाथों में सौंप कर जा रही हो। फ्लैशबैक एंड, और मुझे दोनों की जिम्मेदारी दे दिया, पर आपके जाते ही इन दोनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं क्या करूं। उस दिन के बाद से उन दोनों ने मुझे कभी डेढ़ा कहकर नहीं बुलाया। मैं बस उनके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूँ।